योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति। अगले 1 घंटे के दौरान हम बात करेंगे आपके उन सभी शेयरों पर जिस पर आपको कोई सलाह चाहिए। आप ये जानना चाहते हैं कि उसे होल्ड करें या सेल करें, या फिर आप कोई ऐसा शेयर जानना चाहते हैं जहां आपको नई खरीदारी करनी चाहिए। इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार का एक बार हाल देख लेते हैं कि बाजार में आज क्या हो रहा है। चलिए, मार्केट नीचे से हल्की रिकवरी की कोशिश कर रहा है। अभी निफ्टी जो है वो 25,784 के आसपास है, करीब करीब 50 अंक ऊपर है, 1/4% ऊपर। निफ्टी बैंक भी करीब करीब 75 अंक ऊपर है। हल्की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में करीब करीब 125 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप आगे बढ़िए, अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को, तो आज निफ्टी 50 में जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो 26-24 का है, यानी 26 शेयर अभी भी पॉजिटिव है, 24 शेयरों में जो है वो कमजोरी देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से हैं? टॉप गेनर्स में आप देखेंगे तो जुपिटर वैगन्स, एमएमटीसी, ग्रेफाइट इंडिया, वेदांता जैसे शेयर आपको दिखेंगे। मेटल पैक काफी तेजी दिखा रहा है। लूजर्स में आप देखेंगे तो टाटा एलेक्साई, गो डिजिट जैसे कंपनियां हैं, हेक्सावेयर है, फेडरल बैंक है, ये आपको लूजर्स में दिखेंगे। 52 वीक हाई की तरफ बढ़ें अगर, तो आपको दिखेंगे कि टॉप सारे जो शेयर हैं वो आपको मेटल के दिखेंगे। वेदांता, हिंजिंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स, और उसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड यानी नालको, ये सारे शेयर आपको आज के जो है वो 52 वीक हाई पर दिखेंगे। मेटल में जो तेजी का ट्रिगर है वो हम सभी को पता है कि सप्लाई को लेकर कंसर्न्स हैं, तमाम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, कई जगहों पे माइनिंग को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मेटल पैक पर असर डाल रही हैं। सप्लाई के कंसर्न की वजह से मेटल जो है वो लगातार तेजी दिखा रहा है। नालको तो आज 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता भी आज 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहे हैं। चलिए, अब इस शो में अपने मेहमान को शामिल कर लेते हैं। आपको आपके सारे सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ है अजीत मिश्रा, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च के रेली गेयर में। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और पहला नजरिया आपका मार्केट पर ही लेना चाहेंगे कि मार्केट आपको आज का कैसा दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी लेकिन अभी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 अंक के आसपास ऊपर है। क्या नजरिया है आपका आपके आज के बाजार पर? या गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाजार संभलता हुआ नजर जरूर आ रहा है, कंसिडरिंग कि जो रिसेंट में हमने रिकॉर्ड हाई से करेक्शन देखा था, एक ठीक ठाक सा करेक्शन, और उसके बाद 100 EMA जो कि आपका निफ्टी का 25,600 के लेवल के पास है, उसको निफ्टी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है पिछले 3 दिनों से। तो जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक एक उम्मीद रहेगी कि थोड़ा सा रीबाउंड एक्सटेंड हो, बट अपसाइड भी कैप लग रहा है। मींस कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड, एक दायरे वाला बाजार मुझे ज्यादा लग रहा है कि 25,900 26,000 के पास जाते आते दोबारा से बाजार आपको थकता हुआ नजर आएगा। तो इसी 300-400 पॉइंट के बैंड में करीब 25,600 से लेकर 26,000, इसी बैंड में आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जिस साइड डिसाइसिव ब्रेक होगा उस साइड फिर आप देखेंगे मार्केट एक डायरेक्शन लेता हुआ आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो अभी के लिए हायर एंड के पास जाते हैं आप, प्रॉफिट टेकिंग और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 25,600 के पास रहते हैं तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, इंडेक्स पर अजीत जी ने राय सुझाई है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे टिकर पर एक ब्रेकिंग लगातार फ्लैश हो रही है। दिसंबर में थोक महंगाई दर के आंकड़े यहाँ पर आ गए हैं। 0.83% पर यहाँ पर WPI इंडेक्स रहा है और बड़ी है महंगाई, -0.32% से बढ़कर 0.83% यहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रही है। लगातार आप देख सकते हैं आंकड़े यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दिसंबर के WPI के आंकड़े ये आए हैं और 0.83% पर WPI इंडेक्स यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े इस वक्त आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है अपने पहले कॉलर को शो में शामिल करने का, और इस वक्त हमारे साथ राजन जुड़ चुके हैं। हाय राजन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मैडम गुड आफ्टरनून। मैं कांदिवली वेस्ट मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कि आई हैव 100 मैनकाइंड फार्मा परचेज इन जनवरी 2025 एंड आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉर 3 to 5 years। ठीक है, लेकिन जब से परचेज किया है द मैनकाइंड फार्मा हैज नॉट बीन काइंड टू मी। तो उसका शेयर प्राइस इज नॉट गोइंग अप, बट मैंने इस इरादे से खरीदा क्योंकि उनको जो USFD है और वो सब लगता नहीं है, इंडियन बेस्ड है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये शायद बिना किसी कंट्रोल वाला ये जो फार्मा कंपनी है इट विल बी सेफ बेट, बट समहाउ एनीवे आई एम रेडी टू वेट। काइंडली एडवाइस वेदर इट इज वर्थ वेटिंग।
ठीक है राजन जी, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी गुड आफ्टरनून, तृप्ति बात कर रही हूँ और इस वक्त हमारे साथ राजन जुड़े हुए हैं, हमारे लाइव कॉलर। इनका सवाल है मैनकाइंड फार्मा पर 100 की क्वांटिटी है इनके पास शेयरों की, उनका जो खरीद प्राइस है 2563 है। आज के सेशन में देखें तो अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है मैनकाइंड फार्मा 2247 के लेवल पर। और इन्होंने जब खरीदा था, ये जनवरी में लास्ट ईयर इन्होंने खरीदा था, कहीं चला गया, वहां से थोड़ी रिकवरी जरूर आई है लेकिन 16% से ज्यादा टूटा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और लंबे निवेश के लिहाज से देखना चाहते हैं कि क्या इनके खरीद प्राइस पर वापस आएगा और अच्छी रैली आगे भी आपको देखने को मिलेगी मैनकाइंड फार्मा में। चार्ट्स क्या कहते हैं और क्या सलाह होगी राजन को? बिल्कुल, देखिए मेरी राय राजन जी के लिए यही होगी कि वो बने रहिए और बीच में ऐसा नहीं है कि इसमें मूव नहीं आया है। स्टॉक ने करीब 2900 तक के लेवल्स भी दिखाए थे जब हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं 2025 की। उसके बाद से एक करेक्टिव ट्रेंड जरूर है, बट अच्छी बात यह है कि कोई मेजर मैं इसको एक करेक्शन नहीं कहूंगा, मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन है और ज्यादा टाइम हुआ नहीं है स्टॉक पर लिस्टेड हुए, तो एक लिमिटेड डेटा ही है जो कि इंडिकेट करता है कि 2100 से लेकर 2000 का जो जोन है वो एक मेजर बेस बना हुआ है। तो जब तक वो लेवल होल्ड हो रहे हैं तब तक कोई ऐसा चैलेंज मुझे दिखता नहीं है। नेक्स्ट ट्रिगर अब ऑब्वियसली अर्निंग्स की सीजन की शुरुआत हो गई है, तो अर्निंग्स पे इनको फोकस करना चाहिए। वहां पे अगर कोई ट्रिगर मिलता है, स्टॉक 2400 के लेवल को अगर ब्रेक कर पाता है तो फिर दोबारा से इसमें आपको फ्रेश मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। 2000 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्विच भी कर सकते हैं लिपिन में, जहां पे कि मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इवन फॉर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो स्विच कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है और वहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है। चलिए अगले कॉलर को शामिल करते हैं। राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन जुड़ रहे हैं भिवाड़ी राजस्थान से। राजन जी, कौन से शेयर्स हैं आपके पास जिस पर आप सलाह चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार। मेरे पास अनंतराज के 135 शेयर हैं जो कि मैंने 632 के हिसाब से लिए थे, और एक शेयर और है मेरे पास मोबिक्विक का जो मैंने 332 के लिहाज से लिए थे और वो फिलहाल जो है 200 कुछ के हिसाब से चल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल, अनंतराज आपने लिया था 135 के भाव पर, 612 के भाव पर 135 शेयर। 612। ओके, ठीक है। तो अनंतराज में आपको थोड़ा लॉस हो रहा है, 6600 के आसपास का आपको लॉस हो रहा है, और दूसरा आपने मोबिक्विक ले रखा है। चलिए आपको सलाह देते हैं। अजीत जी, इनके पास अनंतराज के शेयर्स हैं 612 के भाव पर, 135 शेयर इनके पास। अभी जो मौजूदा भाव चल रहा है वो 535 के आसपास का चल रहा है भाव, और इनको 562 का भाव चल रहा है और इनको करीब करीब 6700, 6600 का लॉस हो रहा है। क्या सलाह आपकी बनती है? इन्हें होल्ड करना चाहिए? क्या इनके भाव वापस आएंगे? देखिए इस पर्टिकुलर स्पेस में जैसे रियलिटी काउंटर, साथ साथ इन्होंने डेटा सेंटर का भी बिजनेस में फोरे किया है। तो अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप या काफी ज्यादा वोलेटिलिटी और डिक्लाइन हुआ है, तो उसी का 500-520 का जो जोन है इसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। मोमेंटम कब आएगा? जब 600 के लेवल को हम डिसाइसिवली ब्रेक कर देंगे, तब जाके आप एक फ्रेश मोमेंटम देखेंगे स्टॉक में रीइमर्ज होते हुए, जो कि स्टॉक करीब 700-750 तक के लेवल तक लेके जाए। तो अभी डेफिनेटली इनको बने रहने की राय होगी। मोबिक्विक ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे मुझे अभी भी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, कंसिडरिंग कि स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्टॉक अपने 52 वीक रिकॉर्ड लो के पास है। यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से एग्जिट करिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो अर्निंग्स पे फोकस करिए, कोई अगर होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोशिश करिए कि जितनी जल्दी आप एग्जिट कर लें उतना बेटर। ये राय आपको अनंतराज के शेयर पर मिल गई है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आगे आता हुआ आपको मिलेगा, तो फिलहाल होल्ड करके आप अनंतराज रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जो क्वेरी आ रही है हमारे पास वो यूट्यूब से आई है। ललित यहाँ पर पूछ रहे हैं L&T फाइनेंस पर इनको राय चाहिए। 300 शेयर्स ये बता रहे हैं और 92 का खरीद प्राइस यहाँ पर ये बता रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर ये कमा रहे हैं। 92 और 290 पे L&T फाइनेंस इस वक्त कारोबार कर रहा है। काफ़ी पहले की खरीद इनकी लगती है L&T फाइनेंस की और बढ़िया प्रॉफिट इस वक्त ये कमा रहे हैं। दूसरा जो इनका शेयर है वो है जियो फाइनेंस का, 1050 की क्वांटिटी में शेयर्स है
और 297 के लेवल पर इन्होंने खरीद के रखा है। 286 पर फिलहाल जियो फाइनेंस यहाँ पर करीब आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। इनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए ही जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए दोनों ही शेयरों पर। अजीत जी, L&T फाइनेंस तो काफ़ी निचले स्तर से इन्होंने खरीद के रखा और 59,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इस वक्त ले रहे हैं। और अगर जियो फाइनेंस की बात करें तो इनकी खरीद प्राइस से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 286 पे आज कारोबार कर रहा है और उनका जो खरीद प्राइस है 297 का है। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय होगी इन्हें यहाँ पर? बिल्कुल तृप्ति, देखिए L&T फाइनेंस में तो डेफिनेटली काफी अच्छे लेवल्स पे एंट्री की है और उसको होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ सकती है, कंसीडरिंग कि जो 120 से लेकर 320 तक का जो मूव आया है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल रहा है स्टॉक में। थोड़ा टाइम स्पेंड करना, कंसोलिडेशन होना लाजमी है, जहाँ पे कि 250-60 का जोन है वो लोअर बैंड रहेगा, 320-330 अपर बैंड में रहेगा। तो इसी रेंज में शायद आपको एक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए। लंबी अवधि का नजरिया डेफिनेटली बनी रही है। जियो फाइनेंस भी देखिए उन्होंने काफी हायर लेवल्स पे नहीं लिया, उनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आजकल में इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर आपका फोकस होना चाहिए कि वहां से क्या चीजें नई निकल के आ रही हैं, किस तरीके के बिजनेस में इंप्रूवमेंट है, क्या क्या चीजें प्लान कर रखी हैं। यहाँ पे 310 का लेवल मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो लेवल ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। लंबी अवधि के लिए दोनों ही रकम स्टॉक्स में बने रहने की राय होगी। लंबी अवधि के निवेशक हैं आप और ललित आपको दोनों ही शेयरों पर होल्ड की राय यहाँ पर दे रहे हैं। और आपने सही कहा जी, कल हम देखेंगे रिलायंस और जियो के नतीजे आएंगे, उनकी कमेंट्री पर नजर रहेगी। साथ ही देखना होगा कि किस तरह के नतीजे तीसरी तिमाही के यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से शो में आपके सवालों को शामिल करेंगे। एन कुमार, आपका पूरा नाम पहले तो बताइए और आप कहां से जुड़े हैं और कौन से शेयर्स हैं आपके पास? नरेंद्र कुमार जी नरेंद्र जी, तो नरेंद्र जी आपके पास कौन से शेयर्स हैं और कहां से जुड़े हैं आप? ग्वालियर से जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश जी। और आपके पास ट्रेंड के शेयर हैं? हाँ जी। ठीक है, भाव आपका है 6030 का और कितने शेयर्स हैं आपके पास? 200 शेयर्स हैं आपके पास। 6030 के भाव पर आपने खरीदे थे ट्रेंड के शेयर में, आप सलाह चाहते हैं। आपका नजरिया कितने दिनों का है? नजरिया तो लॉन्ग टर्म का है, लेकिन ये तो बहुत ही नुकसान में हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। 6500 के आसपास का 52 वीक हाई बनाया था शेयर ने और जो 52 वीक लो है वो 3800 के आसपास का, उसी के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है ट्रेंड के शेयर में। क्या सलाह बनती है आपकी इस पे अजीत जी? क्या करना चाहिए इनको इस वक्त ट्रेंड के शेयर में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड हाई से आप ऑलमोस्ट 50%, इनफैक्ट उससे ज्यादा आप करेक्ट होते हुए देख चुके हैं स्टॉक को, और अभी भी जो गिरावट का जो दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब क्योंकि हम अर्निंग सीजन में, ऑब्वियसली सबसे बड़ा ट्रिगर यही है। चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 3600-3620 का जोन है, करीब 300-400 पॉइंट नीचे यहाँ से वो एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इमर्ज हो सकता है। बट रिकवरी के लिए हमको चाहिए कि एटलीस्ट आप 4850 5000 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करें, तब जाके एक तेजी वाला दौर इसमें बनता हुआ नजर आएगा। तो नियर टर्म में तो कुछ खास राहत की मुझे उम्मीद नहीं है, जब तक कि आप 4800-5000 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं। नीचे पे जरूर है कि 3600 का एक क्वेश्चन है। रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद भी इस लेवल को ये होल्ड कर पाता है, रिकवरी दिखाता है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्विंग पॉसिबल है। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी 3600 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए आप होल्ड करके रखिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 3600 का, और 4800 एक अहम लेवल यहाँ पर देख रहे हैं अजीत जी। अगर वो ब्रेक होता है तो अच्छे लेवल्स ट्रेंड में यहाँ पर आगे मिलेंगे। साथ ही Q3 के नतीजे भी काफ़ी अहम होंगे, तो वो भी देखना होगा किस तरह के नतीजे यहाँ पर कंपनी के आते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए अगले कॉलर को अब शामिल करते हैं। माफ़ कीजिएगा, यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है, अभिजीत का सवाल है और इनकी जो क्वेरी है वो कैम्स पर है। इनके पास 200
750 शेयर है और उनका जो खरीद प्राइस है 750 का ये बता रहे हैं। करीब 1 साल पहले की खरीद है और फिलहाल ये 6000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि आज के सेशन में देखिए करीब 2% के आसपास की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन इनके खरीद प्राइस से तो नीचे है। 724 के लेवल पर 24 के लेवल पर इस वक्त कारोबार कर रहा है कैम्स। और अगर 1 महीने से 6 महीने की बात करें तो देखिए 1 महीने में ये 756 से सीधा 710 के लेवल पर आ गया है। अजीत जी, क्या सलाह होगी लॉन्ग टर्म के लिए? कैम्प्स में फिर से इनके बाइंग प्राइस पर आता हुआ नजर आएगा और आगे के लिए भी कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल तृप्ति, देखिए एक काफी गिरावट के बाद करीब 1000 से आपने 600 तक का मूव देखा था, जो कि अर्ली 2025 में, और उसके बाद से एक रेंज, एक दायरे में ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे कि लोअर बैंड करीब 700 के पास है, अपर बैंड 800 850, तो काफी एक नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में इसने अपनी लोअर बैंड को रीटेस्ट किया है और वहां से अटेम्प्ट कर रहा है। तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप 800 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करते हैं, और नीचे पे 700 अगर ब्रेक हो जाता है तो मान के चलिए कि प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो मेरी राय ये होगी कि अभी के लिए तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग करना है तो 800 के ऊपर आप एंट्री करें। और साथ ही साथ आवाज अजीत जी की आ नहीं पा रही, हम एक बार उनसे दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार रुख करते हैं आज के सबसे बड़े एक्शन का। आज का सबसे बड़ा जो एक्शन है वो मेटल पैक्स में दिख रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक में आज का बड़ा जंप दिखा है, 5% से ज्यादा की तेजी के साथ ये शेयर जो है वो 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि आखिर ये तेजी क्यों इसमें देखने को मिल रही है। अभिषेक बताइए। देखिए, हिंदुस्तान जिंक की तेजी के पीछे वजह ये देखिए, जिंक के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा उसमें अप्रिशिएशन आ चुका है। सप्लाई को लेकर डिसरप्शंस हैं, कहीं ना कहीं डॉलर जो थोड़ा वीक रहा है उसके चलते भी सपोर्ट मिला है प्राइसेस को, और रेट कट एंटिसिपेट कर रहा है बाजार यूएस में। तो ये सारी चीज सपोर्टिव रही है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के लिए जो बड़ा ट्रिगर रहा है वो रही है चांदी। अब चांदी में पिछले साल हमने इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 150% की रैली देखी। इस साल की बात करें, अभी जनवरी में कितने दिन हुए हैं, लेकिन चांदी में लगभग 20-25% के आसपास की रैली इस साल में हो गई है। और हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स पर भी चांदी ने आज के सत्र में नया रिकॉर्ड बना दिया है। लगभग 10,000 रुपए के आसपास की तेजी होगी, 2,85,000 रुपए के ऊपर भाव निकल गए। और देखिए, इसका वजह यह है कि हिंदुस्तान जिंक के लिए जो सिल्वर है वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि आपको सिल्वर की माइनिंग के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप जिंक की माइनिंग करते हैं और चांदी भी निकाली जाती है। अब चांदी क्रूशियल क्यों है? क्रूशियल ये इसलिए है क्योंकि आप ये देखिए कि भारत में ये सबसे बड़ी सिल्वर की प्रोड्यूसर है, माइन करने वाली ये कंपनी है। और अगर हम दुनिया के टॉप 5 सिल्वर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसमें भी हिंदुस्तान जिंक शामिल है। अगर हम हिंदुस्तान जिंक की अगर हम एबिट की बात करें, मुनाफे की अगर बात करें, सीधे सीधे समझना हो तो उसमें 41% जो कंट्रीब्यूशन था FY 26 में वो चांदी की रही है पहली छमाही में। तो इतना बड़ा ये कंट्रीब्यूटर है। सालाना करीब 800 टन माइनिंग की इनकी क्षमता है। और हम देख रहे हैं कि चांदी के प्राइसेस को हाल फिलहाल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते सपोर्ट मिल रहा है। बहुत चली है चांदी, अभी भी कोई ब्रेक लगने के संकेत नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से ईरान को लेकर कहीं ना कहीं अनिश्चितता है, जिस तरह से यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल को लेकर काफी तल्ख हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो थोड़ी सी ये परिस्थितियां ना चांदी के प्राइसेस में और सपोर्ट कर रही हैं। सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है प्रेशियस मेटल्स की, और अगर मान लीजिए अगर और चमकती रहती है चांदी तो निश्चित तौर पर जिंक को, हिंदुस्तान जिंक को आप यहां से और उछाल लेते हुए देखेंगे। महीने भर में करीब 17% चला है, 6 महीने में 52%, साल भर में 52% के आसपास की तेजी इसमें हुई है। और इस साल में जनवरी में अब तक लगभग 8-9% के आसपास का उछाल हिंदुस्तान जिंक के शेयर में हो चुका है। तो चांदी तो चमक रही है, और चांदी के चमक से कई सारे ऐसे शेयर्स हैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता जैसे, जिनमें लगातार चमक बढ़ती जा रही है।
चलिए, तो ये थी बात हिंदुस्तान जिंक की। लेकिन आज तमाम मेटल शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। चाहे बात आप वेदांता की करें, हिंदुस्तान जिंक की करें, या नाल्को की करें, या टाटा स्टील की करें, सारे शेयर जो है वो आज हरे निशान में है, मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अजीत जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अजीत जी, क्या सलाह आपकी बनती है मेटल शेयरों पर? क्या ये तेजी आगे भी जारी रहती हुई दिख रही है? क्या कुछ मौके यहाँ खोजे जाने चाहिए इस वक्त इस लेवल पर भी? तो राय नहीं है। बेसिकली एक डिप जो आया था उसके बाद आपने देखा है कि मेटल इंडेक्स दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे कि ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल चुका है। स्टील काउंटर थोड़ा सा बैकफुट पे थे, तब वहां पे ट्रैक्शन इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक लाइक टाटा स्टील, सेल यहाँ पे काफी अच्छे ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील ने आज फाइनली अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा पोटेंशियल है। तो 184 के एक स्टॉप के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 202 टू 105 तक के टारगेट्स के लिए। सेम होल्ड ट्रू फॉर सेल ऑल्सो, कि जहाँ पे कि आपने ग्रेजुअल मूव देखा है, रिकवरी देखी है। अब ये स्टॉक करीब 165 तक के लेवल तक जाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे भी 145 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ हिंद कॉपर, इस पे भी आपका फोकस होना चाहिए, जहाँ पे कि नो डाउट मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ चुका है, बट इंडिकेशन है कि यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 552 का, और एज ए डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है 584 तक के टारगेट्स के लिए। ये थी आपको तमाम मेटल शेयरों पर राय कि आपको कहां यहां मौके तलाशने हैं और किन शेयरों को अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करना है। लेकिन योर स्टॉक्स के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। अजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी सलाह देने के लिए। थैंक यू। चलिए, अब योर स्टॉक्स के अगले सेगमेंट में एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपके तमाम और शेयरों को और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे और अपने एक नए गेस्ट के साथ आप तक सलाह पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। तो देखिए, बेहद आसान तरीका है सवाल पूछने का। एक नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर जाकर फ़ोन करिए, एसएमएस करिए या व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब पर भी लाइव है। वहाँ जाइए और कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल हमें भेज दीजिए, हम वहाँ से भी कुछ सवालों को पिक करते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुआ। वत्सल, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूआर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। देखिए, कमजोर शुरुआत आज बाजार की हुई, लेकिन उसके बाद से रिकवरी हम देख रहे हैं। अगर निफ्टी की बात करें फिलहाल तो निचले स्तरों से 140 अंकों से ज्यादा की और फिलहाल 30 अंकों से ज्यादा की रिकवरी के साथ 25,750 के ऊपर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में देखिए, आज वीकली एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, जिसके चलते थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट हम देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल 80 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर सेंसेक्स में आप देख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी वॉलेटाइल मूव्स आज बैंक निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल 68 अंकों की तेजी के साथ 59,652 के लेवल पर बैंक निफ्टी यहां पर कारोबार कर रहा है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं निफ्टी के गेनर्स कौन से हैं। तो देखिए, टाटा स्टील मेटल पैक से आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। करीब 3.5% से ज्यादा की तेजी इस वक्त टाटा स्टील में है। एनटीपीसी में 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं एक्सिस बैंक में भी आप देख सकते हैं करीब 3% की तेजी है। ओएनजीसी में भी करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी, और हिंडाल्को अगेन मेटल पैक से यहाँ आप देख सकते हैं करीब 2% से ज्यादा की 2% तक की तेजी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं लूजर्स की बात करें तो काफी कम लूजर्स है। आज कोटक महिंद्रा बैंक में ही आप थोड़ी सी गिरावट देखेंगे। एडवांस इन डिक्लाइन का रेशियो एक बार देख लेते हैं तो इस वक्त 1571 शेयर तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं डिक्लाइन का रेशियो 1272 का है। तो देखिए, एडवांस का रेशियो यहाँ पर ज्यादा है। अब चलते हैं वत्सल के पास। वत्सल, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी आज, क्योंकि कल बाजार बंद रहेंगे और काफी वॉलेटाइल मार्केट इस वक्त दिख रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार की चाल को? सबसे पहले तो मकर संक्रांति की शुभेच्छा। दूसरी बात, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की अगर मैं आर्ली चार्ट की बात करूं
तो निफ्टी में हमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ ऑन द आर्ली चार्ट दिख रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर निफ्टी 25,800, ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जोन है। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी में हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 25,950 960 जोन, जहां पे निफ्टी का 50 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, अंडरटोन बेरिश है, पर मुझे लगता है कि निफ्टी ने 25,650 इस से 25,700, ये एक जोन है जहां पे निफ्टी ने अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रखा है। तो और जो एक साइडवेज बैंड था जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था बिटवीन द रेंज ऑफ 25,700 एंड 26,300, तो उस बैंड को निफ्टी ने रिज्यूम किया है, रिक्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है अगर निफ्टी 25,800, जो कि एक इमीडिएट हर्डल है, अगर निफ्टी उसके ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन करता है तो मुझे लगता है इसमें एक निफ्टी में हमें एक फर्दर रिकवरी देखने को मिल सकती है 150 पॉइंट्स की towards the level of 25,950 level. So on very immediate basis 25,800 इस लेवल को एक हर्डल की तरह देखना चाहिए। नीचे इमीडिएट सपोर्ट 25,700 पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम पोजिशनल सपोर्ट की बात करें तो 25,650 ये एक पोजिशनल सपोर्ट की तरह काम करेगा। और एक अगर स्ट्रॉन्ग हर्डल की बात करें तो वो रहेगा 25,950, जहां पे फिलहाल निफ्टी का 50 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो फिलहाल तो मुझे निफ्टी में एक रिकवरी लग रही है। चलिए, तो निफ्टी में रिकवरी दिख रही है, वत्सल का ये कहना है। लेकिन अब वक्त हो चला है अपने कॉलर्स को शो में शामिल करने का। तो अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जुड़े हैं अलीबाग से। अनिल, क्या सवाल है आपका, कौन से शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? हाँ नमस्ते, मेरे पास LIC का 200 शेयर है। बिल्कुल। हाँ, किसके भाव पे? LIC का 200 शेयर है @900। ओके। एंड टाटा टेक्नोलॉजी का 100 शेयर है @716। ठीक है, चलिए दोनों शेयरों पर आप तक सलाह पहुंचाते हैं। सबसे पहले LIC की बात करते हैं। LIC के दो शेयर हैं इनके पास वत्सल, 900 के भाव पर इनके शेयर हैं और इस वक्त जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 830 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई इसका 980 के आसपास था। काफी गिरावट वहां से देखने को मिल गई है, इस एक साल के अंदर ही काफी गिरावट यहां देखने को मिली है। क्या सलाह आपकी बनती है LIC पर? तो अगर मैं LIC की बात करूं तो LIC का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो काफी वीक है और स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 20 डेज SMA की नीचे सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल तो स्टॉक में कोई रिकवरी के इंडिकेशंस या इवन रिकवरी के कोई इंडिकेशंस है नहीं। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 800 के लेवल्स पे। तो अगर इनकी बाइंग 900 पे है तो मुझे लगता है कि इनको 800 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बट सेइंग दैट मैं उनको सेल ऑन राइज एक स्ट्रेटजी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई भी अगर स्टॉक में राइज मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 850 870, तो मुझे लगता है कि वहां पे उनको अपना पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। तो फिलहाल 800 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड कीजिए, पर आप सेल ऑन राइज का एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखिए, 800 रुपए का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली लगाना है और जैसे ही आपको उछाल मिले वहां आपको निकल जाना है, अपने इस पोजीशन को काटना है। एक और शेयर इनके पास है टाटा टेक्नोलॉजीज का। टाटा टेक्नोलॉजीज इनके पास 100 शेयर है 716 के भाव पे। ये एक ऐसा शेयर है, IPO के बाद ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको IPO में मिला था, 500 के आसपास का इशू प्राइस था। शेयर जो है वो 2 गुने की लिस्टिंग के साथ 1200 रुपए तक के भाव पर चला गया था और वहां से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस शेयर में गिरावट इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिलहाल जो शेयर का भाव है वो 647 के आसपास है। आप ये समझिए कि 52 वीक लो से थोड़ा सा ही दूर है, 597 का 52 वीक लो है इसका। क्या सलाह आपकी बनती है वत्सल, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, इनके 716 के भाव आएंगे, या अगर अच्छी कंपनी है, क्वालिटी अच्छी आपको लगती है तो एवरेजिंग की सलाह आप देंगे क्या? जी फिलहाल अगर मैं टाटा टेक स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में मुझे सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट दिख रहा है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम एक पैटर्न बनाया था जिसका हमें एक ब्रेकआउट देखने के बाद उस पैटर्न का फेलियर देखने को मिला है। पर स्टॉक का एक डिमांड जोन बन रहा है एट द लेवल ऑफ 625। तो मुझे लगता है कि 625 का इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और सेम रहेगा, सेम स्ट्रेटजी इसमें भी उनको अप्लाई करनी चाहिए। अगर उनको कोई भी राइज मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 670 तो मुझे लगता है उनको अपना पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज का एक स्ट्रेटजी कर सकते हैं। 625 का एक काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को फिलहाल इस लेवल पे।
ठीक है, इन लेवल्स पर 625 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है, होल्ड करके चलिए, और साथ ही अगर कोई अच्छा मूव यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बाहर होने की भी सलाह आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में ऐतिहासिक तेजी है। रिकॉर्ड स्तर पर सोने और चांदी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस तेजी के पीछे की वजह क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी विश्व मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विश्व मोहन, बताइए इस रिकॉर्ड रैली की क्या वजह है सोने और चांदी में? देखिए, सबसे पहले आज जो कितनी तेजी एक साल में आ चुकी है उसकी बात कर लेते हैं, और फिर हम आगे बात करेंगे ये तेजी क्यों है। सोने में अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में 82%, 82% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। 45% 6 महीने में। चांदी में तो 208% की ज़ोरदार तेजी पिछले एक साल में आई है। किसी भी एसेट क्लास में इतनी तेजी पिछले एक साल में, जो एस्टैब्लिश्ड एसेट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह की तेजी नहीं देखने को मिली। तो पूरी तरह से आउट परफॉर्म करती चांदी यहाँ पर नजर आ रही है। मेगा रैली का दौर चल रहा है। 6 महीने में चांदी ने 153% का जोरदार रिटर्न दिया है। अब तेजी के पीछे की वजह सबसे बड़ी मानते हैं यूएस के जो रिटेल महंगाई के नंबर आए थे वो अनुमान से कम थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखें तो 2.6%, जो बाजार के अनुमान से काफी कम है। अब लग रहा है जो फेड की जो अगली बैठक होगी वहां पर ब्याज दरें वापस से घटने की संभावनाएं और भी ज्यादा बन रही है। इसके अलावा डॉलर डिबेसमेंट को लेकर जिस तरह की कोशिश चल रही है, डी डॉलराइजेशन पर जिस तरह की कई इकोनॉमी का, ब्रिक्स का फोकस है, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में अनिश्चितताएं बढ़ेगी। करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल गोल्ड का हो सकता है। तो ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो अनिश्चितताएं बढ़ेंगे। ट्रंप जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वेनेजुएला के बाद क्यूबा हो या फिर ग्रीनलैंड हो, और ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं, ईरान के साथ बैठ के टल गई है, तो सारे फैक्टर यहाँ पर अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं और उसका भी फायदा मिल रहा है। इसके अलावा सिल्वर में क्या हो रहा है, दुनिया की दो बड़ी इकॉनमी चाइना नेशनल प्लान के तहत उन्होंने सिल्वर के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी हैं। यूएस में चांदी क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में है, वहाँ पर एक्सपोर्ट पर वहाँ से भी एक्सपोर्ट पर पाबंदियां है। जो शिपमेंट है वो यूएस की तरफ ज़्यादा हो गया है, तो दुनिया के बाकी हिस्सों में जो सप्लाई कम हो गई है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ सोने चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और खबर ये है कि ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन के ऊपर असभ्य टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इससे क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है कि क्या जो उनको इंडिपेंडेंस जो मिला हुआ था फेड को अपनी फैसले लेने का, क्या वो बरकरार रह पाएगा। तो ये सारे फैक्टर सोने और चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक के बाद एक ये रैली चल रही है, मेगा रैली का दौर चल रहा है सोने चांदी में। हम लगातार ये रिकॉर्ड बनता दिख रहे हैं, और डेफिनेटली हालांकि इतनी बड़ी तेजी के बाद रिस्क जरूर बन रहे हैं, और जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि हो सकता है कि थोड़ी तेजी के बाद एक कुछ करेक्शन का दौर भी देखने को मिले, और चांदी में अब उनको ज्यादा रिस्क बढ़ता दिख रहा है। तो सावधान रहें, ट्रेंड के साथ चले जरूर, लेकिन आपको अगर लगता है कि ट्रेंड में रिवर्स होता है तो अपनी पोजीशन भी काटने से ना चूके, ये ध्यान रखिएगा। सोने और चांदी को लेकर यही सलाह है। बिल्कुल विश्व मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोने और चांदी पर अपडेट देने के लिए। काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो यहाँ पर इनकी रैली को ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए Q3 के नतीजों में आज इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नतीजे इस वक्त हम देख सकते हैं। मुनाफा 875 करोड़ रुपए से बढ़कर 1365 करोड़ रुपए रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर एनआई की बात करें 2779 करोड़ से बढ़कर 3299 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख सकते हैं। ग्रॉस एनपीए यहाँ पर घटे हैं बैंक के 1.83% से घटकर यहाँ पर ग्रॉस एनपीए 1.54% रहा है। काफी अच्छा नंबर्स यहाँ पर ग्रॉस एनपीए में दिखाया है। एनपीए नेट एनपीए में भी आप गिरावट देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। आईओबी के स्टॉक पर अगर नजर डालें तो एक शार्प स्पाइक हमने नतीजों के बाद यहाँ पर आता हुआ देखा। करीब 2% की तेजी इस वक्त आईओबी में नजर आ रही है। अजीत जी, किस तरह के लग रहे हैं आपको नतीजे, क्या राय होगी नतीजों को देखने के बाद? वत्सल, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी वत्सल, आप बताइए। आपने मुझे आईओबी के चार्ट के बारे में पूछा, तो मैं अगर आईओबी के चार्ट की बात करूं तो स्टॉक ने एक सपोर्ट, जो एक डिमांड जोन बन रहा था आईओबी का 34 के लेवल्स पे, वहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट के बाद स्टॉक ने एक रिकवरी देने की कोशिश की, पर स्टॉक अपना जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा। इनफैक्ट वहां से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो फिलहाल स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 38 के लेवल पे, और स्टॉक का एक इमीडिएट दौर पे एक जो सपोर्ट बन रहा है वो 35 का लेवल पे बन रहा है, और एक रेजिस्टेंस बन रहा है 38 के लेवल पे।
तो मुझे लगता है कि स्टॉक जब तक 38 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। नीचे 35 का एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर अगर स्टॉक 38 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो 38 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। 38 के लेवल को आप एज अ रेजिस्टेंस मॉनिटर कीजिए। एक ट्रेंड सेटिंग ब्रेकआउट भी इस लेवल के ऊपर आ सकता है और दूसरा एक सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 35 के लेवल्स को। बिल्कुल, तो ये आपको सलाह मिल गई है इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के ऊपर। लेकिन एक और कंपनी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देश की सबसे बड़ी ब्रोकर कंपनी ग्रो जो रिसेंटली लिस्ट हुई है, बिलियन ब्रेन्स गैरेज के नाम से ये लिस्ट हुई है, तो इसके अभी नतीजे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कंसो मुनाफा जो है 471 करोड़ से बढ़कर 547 करोड़ रहा है Q-on-Q, और इसकी जो एबिटा की फिगर है, आय की फिगर पहले आपकी स्क्रीन पर 1019 करोड़ से बढ़कर आय इसकी 1216 करोड़ रही है तिमाही दर तिमाही। ये नतीजे हैं। एबिटा 604 करोड़ से बढ़ के 720 करोड़ पर पहुंचा है और मार्जिन बिना बदलाव के 59% पे यानी 59% पर है Q-on-Q। ये नतीजे हैं। वत्सल आप इसके चार्ट देखिए, लेकिन हमें फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वत्सल आपसे पूछेंगे कि इस शेयर पर आखिर हमारे दर्शकों को करना क्या चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ग्रो पर आप तक सलाह पहुंचाएंगे। तो वत्सल आपने चार्ट देख लिए होंगे, क्या सलाह आपकी बनती है ग्रो के ऊपर? रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बहुत लंबा तो चार्ट आपको नहीं मिला होगा निश्चित तौर पर, लेकिन क्या ट्रेंड कहता है इस पर? जी, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो वहां पे तो इतनी डेप्थ नहीं है, पर अगर मैं आर्ली चार्ट की बात करूं तो अगर मैं आर्ली चार्ट का अगर मैं फिबोनाची रेशियो अगर मैं मैप करता हूं फ्रॉम 112 टू उसके जो हाई है, तो स्टॉक ने अपने 61.8% जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है टेक्निकल्स में, तो वहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है। स्टॉक फिलहाल अपने 50% जो रिट्रेसमेंट है उस वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है और 143 यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट भी बना रखा है। तो मुझे लगता है कि 143 को एक एज अ पोजिशनल सपोर्ट और एक इमीडिएट बेसिस पे अगर जो स्टॉक काफी वॉलेटाइल है तो मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 153। तो इन दोनों लेवल्स को आप मॉनिटर कीजिए। ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबव द लेवल्स ऑफ 170। अगर स्टॉक 170 के लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है फॉर 2 to 3 सेशंस, तो हमें वहां से एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 153 के लेवल्स को। पोजिशनल सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 143 के लेवल्स को। तो ये दोनों लेवल काफी क्रूशियल रहेंगे वॉच करने के लिए। 3 और फिर उसके नीचे पोजिशनल सपोर्ट 143 का दिख रहा है। फिलहाल बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यहां देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, क्या आपने चुना है आज के ऑप्शंस के चैंपियन के लिए? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखें तो मेटल स्पेस काफी अच्छा मूव दिखा रहा है। उसमें से टाटा स्टील काउंटर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी बनाया है और लग रहा है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि 190 की जो कॉल ऑप्शन है 3.75 के आसपास इसे बाई करना है। स्टॉप लॉस 2.75 पर लगाना है और टारगेट 5.75 का रहेगा। एज पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 5,500 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 11,000। चलिए, तो स्नेहा सेठ की जो ऑप्शन की रणनीति है वो ये है कि टाटा स्टील का 190 का कॉल आपको खरीदना है। 3 रुपए 75 पैसे पे ये कॉल आपको मिल जाएगी और आपको जो टारगेट रखना है 5 रुपए 75 पैसे का रखना है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 2 रुपए 75 पैसे का लगाना है। अधिकतम मुनाफा आपको 11,000 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये डॉट की जगह कॉमा है, 5500 रुपए का अधिकतम नुकसान आपको हो सकता है। ये टाइपो हम ठीक कर लेंगे। चलिए, अब एक और चीज का आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख तक का नुकसान हो सकता है और घाटा होने के बावजूद उन्हें 28% का ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है और अगर मुनाफा हुआ तो भी 15 से 50% का ट्रांजैक्शन चार्ज उन्हें देना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और उसके बाद ही ऑप्शन की किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, यहां पे ट्रेड लीजिए। चलिए, ये चीज आज के शो के सबसे खास सेगमेंट। लेकिन एक और खबर नीचे आ रही है आपकी स्क्रीन पर, यूनियन बैंक के नतीजे आ गए हैं। पहला फिगर जो आपको दिख रहा है वो ग्रॉस एनपीए का दिख रहा है। एनआईआई 9,240 करोड़ से बढ़कर
एनआईआई की फिगर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एनआईआई आपकी स्क्रीन पर आ रही है। चलिए, नेट एनपीए एनआईआई दोनों फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नेट एनपीए 0.55% से बढ़कर 0.51% और जो मुनाफा है वो 4,604 करोड़ से बढ़कर 5,017 करोड़, ये आपको दिख रहा है। एनआईआई की फिगर 9,240 करोड़ से बढ़कर 9,328 करोड़, YoY ये आंकड़े हैं। ग्रॉस एनपीए जो है वो 3.29 से घटकर 3.06% ये रहा है। नेट एनपीए 0.55% से ये घटकर होगा, घटकर 0.51%। ये Q1Q यानी तिमाही दर तिमाही ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, यूनियन बैंक ये नतीजे अपने पेश कर चुका है, लेकिन फिलहाल समय की पाबंदी है और हमें ये शो यहीं पे खत्म करना होगा। तो वत्सल, आपका बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अपनी राय पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, योर स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन हमें दीजिए आप इजाजत, क्योंकि लेना होगा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके पास ET नाउ स्वदेश पर खबरों का